हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि इजी एंड साइंस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में जेनेटिक्स इस विषय से संबंधित जेनेटिक मटेरियल डीएनए इस टॉपिक को कवर किया जा रहा है। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से रिलेटेड 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को इस वीडियो लेक्चर में कवर किया गया है। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस को आप 2 से 3 बार रिवाइज करते हैं तो आपको सारे क्वेश्चंस आसानी से याद हो जाएंगे। तो आइए वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और इस वीडियो लेक्चर का आज फर्स्ट क्वेश्चन है विच एलिमेंट इज़ प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड बट नॉट इन प्रोटीन। कह रहे हैं कि कौन सा एलिमेंट यानी कौन सा तत्व है जो कि न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है लेकिन प्रोटीन में नहीं पाया जाता। तो सबसे पहले हम ये जानें कि न्यूक्लिक एसिड क्या है। न्यूक्लिक एसिड की 2 कैटेगरीज हैं, डीएनए और आरएनए। तो यहाँ पर हम डीएनए को कवर कर रहे हैं, यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। 2 प्रकार हैं न्यूक्लिक एसिड के। न्यूक्लिक एसिड इसको क्यों कहा जाता है? तो चूंकि ये न्यूक्लियस में पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है, इसलिए इसको न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो फर्स्ट वाला जो आपका जो डीएनए है ये तो मेजरली न्यूक्लियस में ही पाया जाता है, केंद्रक में ही पाया जाता है। लेकिन आरएनए जो है आपका, इसका सिंथेसिस तो न्यूक्लियस में केंद्रक में होता है, लेकिन वहाँ पर सिंथेसाइज होने के बाद ये साइटोप्लाज्म में यानी कोशिका द्रव्य में चला जाता है। ठीक है, तो 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड होते हैं। अब इनके हम कंपोजिशन की बात करें, यानी इसमें कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं। तो इसमें एलिमेंट होते हैं, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, और इसमें सल्फर नहीं होता बल्कि फास्फोरस होता है। ठीक है, ये आपके मेजरली 5 प्रकार के एलिमेंट पाए जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस। अगर हम प्रोटीन को देखें, ठीक है, प्रोटीन को देखें तो प्रोटीन में भी काफ़ी चीज़ें सिमिलर होती हैं। कार्बन होता है, इसमें हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, लेकिन फास्फोरस नहीं होता प्रोटीन में। प्रोटीन में फास्फोरस नहीं होता बल्कि उसमें क्या पाया जाता है, उसमें सल्फर होता है। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या गया है कि विच एलिमेंट इज़ प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड बट नॉट इन प्रोटीन। ठीक है, तो जो कि किसमें पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन आपका फास्फोरस, तो हमने बताया था कि इसमें क्या क्या बताया था न्यूक्लिक एसिड में, कार्बन बताया था, हाइड्रोजन बताया था, ऑक्सीजन बताया था, नाइट्रोजन बताया था और साथ साथ फास्फोरस बताया था। तो फास्फोरस इसमें पाया जाता है। ये 4 जो एलिमेंट है ये कॉमन होते हैं, प्रोटीन में भी और न्यूक्लिक एसिड दोनों में कॉमन होते हैं। लेकिन प्रोटीन में सल्फर होता है, ये प्रोटीन में पाया जाता है। ठीक है, ये प्रोटीन में पाया जाता है। और जो आपका जो फास्फोरस है, ठीक है, ये देखने को मिलता है आपका न्यूक्लिक एसिड में। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड में फास्फोरस होता है, सल्फर नहीं पाया था। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फास्फोरस प्रोटीन में नहीं होती है। ठीक है, फास्फोरस जो होती है प्रोटीन में नहीं पाई थी। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड बट प्रेजेंट इन प्रोटीन। ठीक है, करेंगे कौन सा एलिमेंट है जो कि न्यूक्लिक एसिड में नहीं प्रेजेंट होता है लेकिन प्रोटीन में पाया जाता है। तो अभी जस्ट हमने ऊपर ही बताया था कि प्रोटीन में क्या क्या पाया जाता है। प्रोटीन में होता है कार्बन होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर होता है। ठीक है, तो ये प्रोटीन में है। तो और लेकिन इसमें देखिए आपका न्यूक्लिक एसिड में, तो न्यूक्लिक एसिड में होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि प्रोटीन में पाया जाता है लेकिन फास्फोरस, देखिए इसमें प्रोटीन में क्या है, सल्फर है, इसमें सल्फर है, सल्फर नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है, फास्फोरस है। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शन कौन सा आपका सही है। तो आपका ऑप्शन जो आपका ये जो डी वाला है ये करेक्ट ऑप्शन है आपका, सल्फर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन आपका डी, सल्फर। सल्फर जो है आपका प्रोटीन में पाया जाता है और न्यूक्लिक एसिड में नहीं होता। डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनियस बेसिस आर यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के संश्लेषण में कितने प्रकार के नाइट्रोजन बेस जो है इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, किसके पूछ रहा है, न्यूक्लिक एसिड। तो देखिए कौन कौन से हैं, ए, जी, टी, सी और यू। एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। कितने हुए, 5 हुए। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें आपका, ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। ठीक है, 5 टाइप्स। ठीक है, तो जो न्यूक्लिक एसिड की जो सिंथेसिस में जो नाइट्रोजन बेस होते हैं उनके टाइप्स हैं आपके 5। ठीक है, कैटेगरी देखें तो कैटेगरी 2 हैं भाई, कैटेगरी 2 हैं, लेकिन उनकी संख्या देखें। ठीक है, तो हाउ मेनी टाइप्स की बात करें तो वो है आपके 5, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। कैटेगरी की बात करें, श्रेणी की बात करें तो श्रेणी के आधार पर तो 2 हो जाएंगे, प्यूरिन और पिरिमिडिन। ठीक है, तो आपका जो डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 5 टाइप्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, इसमें से कौन सा है जो कि नाइट्रोजनीय क्षार नहीं है। तो यूरेसिल होता है भाई, एडेनिन भी होता है आपका नाइट्रोजनीय क्षार है, ट्यूबिलिन और थाइमिन। तो आपका ये ए हो गया, सॉरी ये यू हो गया, ये ए हो गया और ये आपका टी हो गया। ये आपका जो ट्यूबिलिन है, ट्यूबिलिन ये आपका जो है नाइट्रोजन बेस नहीं है। ठीक है, तो
तो आपका जो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपके यूरेसिल जो है आपका एडेनिन और थाइमिन, ये तीनों के तीनों जो है आपके नाइट्रोजन बेस होते हैं। एडेनिन थाइमिन ये तो पाए जाते हैं आपका किसमें, डीएनए में होते हैं, ठीक है, मतलब और भी होते हैं लेकिन ये डीएनए में होते हैं, ठीक है। आरएनए में थाइमिन नहीं पाया जाता है, ठीक है, बल्कि एडेनिन के साथ यूरेसिल होता है, अगर इसमें देखें तो, इसकी बात करें तो, ठीक है। तो ट्यूबुलिन जो आपका जो सी ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए pyrimidine नाइट्रोजन बेस। इसमें से कौन सा जो है pyrimidine नाइट्रोजन बेस नहीं है, तो आपको बता देते हैं। प्यूरिन में जो है आपकी जो प्यूरिन में है, ठीक है, प्यूरिन नाइट्रोजन बेस है। प्यूरिन में कौन कौन से आते हैं, प्यूरिन में आपका एडेनिन गुआनिन आता है, ठीक है, और जो pyrimidine है आपका pyrimidine, pyrimidine में क्या क्या आते हैं, pyrimidine में इसमें आते हैं आपके थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ठीक है। हमें लगता है थोड़ा स्पीड ज़्यादा हो जाती है हमारी पढ़ाते पढ़ाते। तो प्यूरिन में आपका एडेनिन और गुआनिन, और pyrimidine में आपका थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। तो क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए pyrimidine नाइट्रोजन बेस। तो थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल को देखिए इसमें, तो थाइमिन ये है आपका, साइटोसिन ये है आपका, और यूरेसिल ये है। एडेनिन जो है आपका ये किस में आता है, ये प्यूरिन में आता है, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर आपका बी, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। एडेनिन जो है, एडेनिन जो आपका ये प्यूरिन कैटेगरी का है, ना कि pyrimidine का, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये आपके pyrimidine में नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, pyrimidine एंड प्यूरिन द नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स इन द मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन सब्सटेंसेस आर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। प्यूरिन और pyrimidine सबसे अच्छा, इनको सीक्वेंस को देखिएगा। पहले pyrimidine को पूछ रहा है, pyrimidine और प्यूरिन में नाइट्रोजन जो एटम्स होते हैं, यानी नाइट्रोजन के जो अणु होते हैं, यानी परमाणु होते हैं, उनकी संख्या पूछ रहा है, ठीक है, कितने पाए जाते हैं किसमें, नाइट्रोजन सब्सटेंसेस में, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका 1 और 2, सेकंड ऑप्शन है आपका जो है 4 और 3, ठीक है। आपका थर्ड ऑप्शन आपका 4 और 4, फोर्थ ऑप्शन है आपका 4 और 2, ठीक है। तो इनकी जो संख्या होती है 2, 3 और 4, यानी आपका 2 और 4 है, कोई ऑप्शन ही गलत है इसमें, 4 और 2 ऑप्शन गलत है, इसको सही करना पड़ेगा। कौन सा सही करते हैं, एक मिनट फ्रेंड्स, थोड़ा ये क्वेश्चन का जो ऑप्शन है ये गलत है। जो आपका जो क्या पूछा है, पहले pyrimidine पूछा है, pyrimidine, तो pyrimidine में आपके 2 होते हैं, ठीक है। pyrimidine में कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो दो कहीं है, 2 नहीं है, ठीक है। और जो आपका जो प्यूरिन है, प्यूरिन में होते हैं 4, ठीक है, इसमें होते हैं 4, ठीक है। तो ये ऑप्शन कहीं है, 4 नहीं है। चलो इसको लिख देते हैं, ये आपका 2 और 4, ठीक है, 2 और 4। अगर बी को हम मान के चलते हैं तो आपका जो दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा। चलिए इसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देंगे, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन होगा इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका 2 और 4 होगा, ठीक है। pyrimidine में 2 होंगे और प्यूरिन में आपके होंगे 4, ठीक है, ऑप्शन आपका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मॉलिक्यूल्स हैविंग डाईसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर। इसमें पूछ रहे हैं कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें डाई साइकिल होते हैं, यानी द्विचक्र पाते हैं, ठीक है। द्विचक्रीय संरचना किसमें पाई जाती है, ठीक है। डाईसाइक्लिक रिंग संरचना किसमें होती है, यानी जिसमें जो रिंग होती है उसमें 2 चक्र वाली कौन सी संरचना होती है, pyrimidine में होती है कि प्यूरिन में होती है, या दोनों में होती है, या इनमें से किसी में नहीं होती है। तो आपका जो दूसरा ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन है। जो प्यूरिन होते हैं, प्यूरिन में 2 प्रकार की, एक तो बेंजीन रिंग होती है, एक रिंग और होती है, इसको कहते हैं इमेडाजोल रिंग, ठीक है। तो 2 प्रकार की रिंग पाई जाती है किसमें, प्यूरिन में, ठीक है। आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्यूरिन में बेंजीन रिंग के साथ साथ में इमेडाजोल रिंग पाई जाती है, इसलिए आपका प्यूरिन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल आर पॉलीमर ऑफ। न्यूक्लिक एसिड जो है मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये किसके पॉलीमर हैं, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड के हैं, या फैटी एसिड के हैं, या न्यूक्लियोटाइड के हैं, या फिर आपके नाइट्रोजनस बेसिस के हैं, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड किसके पॉलीमर है, न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर है, मीन्स आपका ये मोनोमर को पूछ रहा है, ठीक है। तो मोनोमर इसमें कौन सा है, न्यूक्लिक एसिड के मोनोमर क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड के मोनोमर होते हैं न्यूक्लियोटाइड। आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं तो एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं, जिसे न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड के 2 प्रकार हैं, आपका डीएनए और आपका आरएनए। तो न्यूक्लियोटाइड जो है आपके मोनोमर होते हैं किसके, न्यूक्लिक एसिड के। मीन कह सकते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड है ये पॉलीमर है किसका, न्यूक्लियोटाइड का। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। जो न्यूक्लिक एसिड होता है, यानी आपका जो डीएनए और आरएनए होता है, किन छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है, तो ये बना होता है आपका न्यूक्लियोटाइड से मिलकर, ठीक है। मीन्स कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ये डीएनए के जो है डीएनए के मोनोमर होते हैं, और जो न्यूक्लिक एसिड है ये आपका न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9,
न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल इज़ फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ विच मॉलिक्यूल। तो इसमें देख लीजिए ये क्या कह रहा है कि जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ये किन अणुओं के मिलने से बनते हैं, ठीक है। तो इसमें होता है सबसे पहले नाइट्रोजन बेस होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? नाइट्रोजन बेस होते हैं इसमें। फिर क्या होता है? इसमें शुगर होती है। कौन सी शुगर? पेंटोज शुगर होती है। और क्या पाया जाता है? इसमें फास्फोरस पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए ये ऑप्शन है कहीं नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और फास्फोरस, ये देखिए ऑप्शन है कहीं नाइट्रोजन बेस प्लस फास्फेट ग्रुप, ए ऑप्शन। अगला दूसरा ऑप्शन है इसमें आपका नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फास्फेट ग्रुप, ये आपका बी वाला ऑप्शन ही सही है, ठीक है। बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर प्लस आपका फास्फेट ग्रुप, इन तीनों के मिलने से एक न्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। ये था 9th वाला, इसका ऑप्शन जो आपका जो सेकंड वाला है यानी बी वाला आपका नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर प्लस आपका फास्फेट ग्रुप, ये तीनों मिलते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है किसका? न्यूक्लियोटाइड का। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है मॉलिक्यूल पार्टिसिपेटिंग इन द असेंबली ऑफ न्यूक्लियोसाइड मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं किसके असेंबली में? न्यूक्लियोसाइड के, यानी जो न्यूक्लियोसाइड का जो अणु बनता है तो उसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे हमने न्यूक्लियोटाइड को बताया कि न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन बेस होता है NB प्लस आपका पेंटोज शुगर होती है और प्लस आपका फास्फेट ग्रुप, यानी इन तीनों के मिलने से बनता है आपका न्यूक्लियोटाइड, जो कि मोनोमर है किसका? न्यूक्लिक एसिड का। न्यूक्लियोटाइड बनने से पहले ये एक अणु संरचना और बनाते हैं जिसे न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जिसे न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है? इसमें नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर, ये आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। इसमें होते हैं नाइट्रोजन बेस होते हैं प्लस पेंटोज शुगर, ठीक है। नाइट्रोजन बेस यानी NB प्लस आपका पेंटोज शुगर, इन दोनों के मिलने से जो संरचना बनती है, आणविक संरचना बनती है, उसे कहते हैं न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 11 नंबर का क्वेश्चन आपका नाइट्रोजनस बेसिस इज नॉट लिंक टू द डीऑक्सीराइबोज शुगर। इसमें से यानी डीऑक्सीराइबोज जो शुगर है उसमें नाइट्रोजन बेस का किसके साथ लिंक नहीं होता है। तो आपके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन आपका यूरेसिल, सेकंड ऑप्शन आपका एडेनिन, थर्ड ऑप्शन आपका गुआनोसिन एंड फोर्थ ऑप्शन आपका थाइमिन, ठीक है। तो डीऑक्सीराइबोज शुगर किसके साथ, यानी डीऑक्सीराइबोज शुगर का मतलब यानी DNA की बात करें, ठीक है। डीऑक्सीराइबोज शुगर कहाँ पाई जाती है? डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाती है DNA में। और RNA में कौन सी शुगर पाई जाती है? RNA में होती है आपका राइबोज शुगर, ठीक है। राइबोज शुगर पाई जाती है आपका RNA में और DNA में डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो इसमें पूछ रहे हैं कि जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है किस नाइट्रोजन बेस के साथ नहीं जुड़ी होती है। तो DNA में सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा नाइट्रोजन बेस नहीं पाया था। तो जो DNA में होते हैं, DNA में होता है आपका एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और आपका साइटोसिन, ये 4 प्रकार के जो नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं आपके DNA में। अब इसमें देखिए एडेनिन भी है यहाँ आपका, गुआनोसिन यानी गुआनिन भी है आपका, थाइमिन भी है और यूरेसिल, ये पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये आपका DNA में नहीं होता है, ठीक है। जब DNA में नहीं है तो इसमें आपका डीऑक्सीराइबोज शुगर इसके साथ जुड़ेगी भी नहीं, ठीक है। डीऑक्सीराइबोज शुगर जो है आपका नाइट्रोजन बेस के साथ जुड़ेगी भी नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 12, ए न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल कैन बी इंडिकेटेड बाय एडिंग 5 डैश मोनोफॉस्फेट टू इट्स न्यूक्लियोसाइड सो दैट। कह रहे हैं कि जो 5 मोनोफॉस्फेट के साथ जो जुड़ा होता है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड, इसका मतलब क्या होता है, ये क्या इंडिकेट करता है, ठीक है। यानी जो आप देखते हैं जैसे DNA को देखें तो DNA में आप इसमें देखते हैं इस तरह, सॉरी एक मिनट, एक फिगर बना देते हैं। जैसे DNA का आप देखें तो इस तरह की जो हेलिकल इसकी स्ट्रक्चर होती है, एक तरफ 5 डैश होते हैं तो जस्ट दूसरी तरफ आपको 3 प्राइम होता है, फिर 3 प्राइम और 5 प्राइम, इस तरीके से इसका मॉलिक्यूल होता है DNA का, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो 5 प्राइम वाला है यानी जो 5 मोनोफॉस्फेट है ये किसको इंडिकेट करता है, ठीक है, इसका इंडिकेशन क्या है। तो फ्रेंड्स अभी एक फिगर जस्ट हमने नीचे एक फिगर को इंक्लूड किया है, उसमें हम बताएंगे, तो इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है कि देखिए जो न्यूक्लियोटाइड जो बना होता है, हमने बताया कि न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज़ें पाई हैं। तो बीच में तो शुगर होती है, ठीक है। शुगर के एक तरफ आपका नाइट्रोजन बेस जुड़ा होता है इधर, और इस साइड में आपका फास्फेट जुड़ता है, ठीक है। इन तीनों के मिलने से जब तीनों जुड़ते हैं तब न्यूक्लियोटाइड बनता है, ठीक है। तो ये जो शुगर है यानी जो पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर के 5 नंबर वाले कार्बन के साथ जब ये फास्फेट ग्रुप जुड़ता है तब ये 5 प्राइम एंड को इंडिकेट करता है, ठीक है। समझ गए कि नहीं। यानी जब फास्फेट किसके साथ जुड़ा होता है आपका शर्करा के साथ, पेंटोज शुगर के साथ, पेंटोज शुगर के 5 नंबर वाले कार्बन से जब फास्फेट जुड़ता है तो ये इंडिकेट करता है 5 मोनोफॉस्फेट एंड को, ठीक है। देखिए ऑप्शन में कहाँ है, द शुगर इन इट इज़ पेंटोज, ठीक है, शुगर पेंटोज है, इसको दर्शाता है ये 5 मोनोफॉस्फेट। बी ऑप्शन आपका द फास्फेटेज ग्रुप अटैच टू द OH ग्रुप ऑफ कार्बन नंबर 5 टू द शुगर मॉलिक्यूल, यही आपका ऑप्शन सही है, बी वाला। अगला ऑप्शन क्या दिया है, द नाइट्रोजनियस बेस मॉलिक्यूल अटैच टू द OH ग्रुप ऑफ C5 टू द शुगर। तो नाइट्रोजन बेस इधर जुड़े होते हैं दूसरी तरफ, ये नाइट्रोजन बेस इधर होते हैं, बीच में शुगर होती है पेंटोज शुगर,
और इधर आपका वो फास्फेट होता है। तो ये फास्फेट जो है आपका ये जुड़ा होता है आपके शुगर के साथ में, तो 5 नंबर वाले कार्बन के साथ जुड़ता है, तो ये इसको इंडिकेट करता है। तो आपका जो ऑप्शन आपका जो बी वाला है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका जो बी है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 नंबर क्वेश्चन। द लाइफ ऑफ ए न्यू चाइल्ड बिगिन विथ, नए बच्ची का जो शुरुआत होती है, यानी जो उसका जीवन होता है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो फ्रेंड्स मेल और जो फीमेल गैमेट्स जो मिलते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स, इनके मिलने से जो है जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक है, जाइगोट का निर्माण होता है, यानी मेल और फीमेल ये अवस्थाएं तो सेपरेट होती हैं, ये दोनों जब मिलते हैं तो जाइगोट बनता है, और जाइगोट ही शुरुआत होती है एक जो है न्यू बॉर्न बेबी की या न्यू ऑफस्प्रिंग की। ठीक है, एक नई संतति की शुरुआत कहाँ से होती है? जाइगोट से होती है। देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया गया ऑप्शन में। पहला ऑप्शन है आपका फ्रॉम दी गोनेट्स ऑफ पेरेंट्स, यानी जनकों के जननांगों से। बी ऑप्शन आपका फ्रॉम गैमेट सेल्स, यानी युग्मकों से। सी ऑप्शन है आपका फ्रॉम एम्ब्रियो, यानी भ्रूण से। या फिर डी ऑप्शन आपका फ्रॉम जाइगोट। तो जाइगोट वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका जाइगोट यानी युग्मनज से शुरुआत होती है किसी भी न्यू चाइल्ड की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ऑफ विच सब्सटेंस आर द लार्जेस्ट मॉलिक्यूल इन लिविंग सेल्स। ठीक है, किस सब्सटेंस यानी किस पदार्थ के जो है अणु जो है सबसे बड़े अणु होते हैं किसमें? लिविंग सेल्स में, यानी सजीव कोशिका में। सजीव कोशिका में किस पदार्थ के सबसे बड़े मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, यानी जो मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं किसके होते हैं? ठीक है, लार्जेस्ट माइक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होता है? प्रोटीन होता है। बी ऑप्शन आपका डीएनए होता है। सी ऑप्शन आपका आरएनए होता है। या डी ऑप्शन आपका कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो जो सबसे बड़े जो माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, लार्जेस्ट माइक्रो मॉलिक्यूल, वो डीएनए के होते हैं। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 15। इन विच मटेरियल द सिग्नल इन्फॉर्मेशन या इसको कोडेड इन्फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, ऑफ द जेनेटिक फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म आर प्रिजर्व्ड। ठीक है, इन विच मटेरियल यानी किस पदार्थ में सिग्नल इन्फॉर्मेशन, या सिग्नल क्या इसको कोडेड बोलें, थोड़ा सा इसको कोडेड कहें तो ज़्यादा सही है। कोडेड इन्फॉर्मेशन ऑफ जेनेटिक फीचर्स, यानी जो अनुवांशिक लक्षण होते हैं उनकी संकेत सूचनाएं किस पदार्थ में, किस मटेरियल में ऑब्जर्व होती हैं, प्रिजर्व होती हैं, यानी संरक्षित होती हैं जीवों में। ठीक है, जो जीव होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है, उसके किस पदार्थ में जो उसकी अनुवांशिक सूचनाएं होती हैं या उसके जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस होते हैं जो कि कोडेड इन्फॉर्मेशन के रूप में होती हैं, किस पदार्थ में पाई जाती हैं? ठीक है, प्रोटीन्स में होती हैं उस सजीव में, या फिर आरएनए में होती हैं, या फिर डीएनए में होती हैं, या न्यूक्लियस में होती हैं। तो फ्रेंड्स सबको पता है डीएनए जो हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है। अब जेनेटिक मटेरियल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं, यानी जो अनुवांशिक लक्षण होते हैं, अनुवांशिक लक्षणों को कैरी करने का काम यही करता है। ठीक है, मीन्स कह सकते हैं कि जो हमारा डीएनए है उसी में कोडेड इन्फॉर्मेशन यानी संकेत सूचनाएं जो है प्रिजर्व होती हैं ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डीएनए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। सबस्टेंस सिंथेसाइज इन सेल बाय सेल्फ डुप्लीकेशन। कौन सा पदार्थ है जो संश्लेषित होता है कोशिका में सेल्फ डुप्लीकेशन से, या कह सकते हैं द्विगुणन से। सेल्फ डुप्लीकेशन यानी द्विगुणन से कौन सा पदार्थ सिंथेसाइज होता है? आपके ऑप्शन है डीएनए, बी ऑप्शन आपका आरएनए, सी ऑप्शन आपका एटीपी, या डी ऑप्शन प्रोटीन। तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर आपका ए, डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17। विच मेजर प्रोसेस इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन required for the visible manifestation of genetic traits according to the coded information preserved in DNA molecule। कह रहे हैं कि विच मेजर प्रोसेस यानी किस मुख्य प्रक्रिया के द्वारा इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, जो कि प्रोटीन के संश्लेषण से जो है संबंधित होती है, फॉर द विजिबल मैनिफेस्टेशन यानी जो दृश्य जो सूचनाएं होती हैं। ठीक है, ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स यानी अनुवांशिक सूचनाओं के, अकॉर्डिंग टू द कोडेड इन्फॉर्मेशन प्रिजर्व इन डीएनए मॉलिक्यूल, यानी जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है इसमें कौन कौन सी मुख्य जो सिंथेसिस वाली प्रक्रियाएं होती हैं जो कि लास्टली जो है आपका प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित होता है। तो फ्रेंड्स जो डीएनए होता है, डीएनए के द्वारा दो मेजर जो है सिंथेसिस होता है। ठीक है, सबसे पहले तो डीएनए से आरएनए बनता है। ठीक है, इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। फिर आरएनए से प्रोटीन बनती है। तो ये प्रोटीन को पूछना है कि डीएनए से प्रोटीन बनने में अल्टीमेटली मेजर कौन कौन सी प्रोसेस जो है अकर्ड होती हैं, कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स पहला आपका ऑप्शन है ट्रांसक्रिप्शन होता है, बी ऑप्शन है आपका ऑक्सीडेशन होता है,
सी ऑप्शन आपका ट्रांसलेशन होता है, या डी ऑप्शन आपका टू ऑफ दीज, ठीक है, इनमें से दो, ठीक है। तो इसमें जो पहला वाला ऑप्शन है आपका ट्रांसक्रिप्शन और जो सी वाला ऑप्शन है आपका ट्रांसलेशन, ये दोनों आपके होंगे, ठीक है। डीएनए से सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा तो आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगी, इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। तो डीएनए से आरएनए का बनना, ये आपका ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, फिर आरएनए से प्रोटीन का बनना, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। तो टू ऑफ दीज आपका डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, इनमें से दो सही हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, ए वाला और सी वाला, डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। टू ऑफ दीज यानी ट्रांसक्रिप्शन भी और ट्रांसलेशन भी, ये दोनों इंक्लूड होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, डिस्कवरर ऑफ जेनेटिक मटेरियल साइंटिस्ट, ठीक है। आनुवांशिक पदार्थ जो हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है यानी आनुवांशिक पदार्थ है, इसके खोजकर्ता वैज्ञानिक कौन थे, ठीक है। डिस्कवरर ऑफ जेनेटिक मटेरियल साइंटिस्ट, तो कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने आनुवांशिक पदार्थ की खोज की थी। तो ऑप्शन है आपके नाइगेली, बी ऑप्शन आपका वाल्डेयर, सी ऑप्शन आपका रॉबर्ट ब्राउन, या डी ऑप्शन आपका फ्रेडरिक माइकर। तो आपका जो डी ऑप्शन है सबको पता है, फ्रेडरिक माइकर जो है इन्होंने ही इसको जो है डिस्कवर्ड किया था जेनेटिक मटेरियल को, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, फ्रेडरिक माइकर, ठीक है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 19, साइंटिस्ट हु नेम जेनेटिक मटेरियल एज न्यूक्लिक एसिड। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने जेनेटिक मटेरियल को न्यूक्लिक एसिड का नाम दिया, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है, ए फ्लेमिंग ने दिया था, आनुवांशिक पदार्थ को न्यूक्लिक एसिड का नाम किसने दिया, फ्लेमिंग ने दिया, बी ऑप्शन आपका नाइगेली ने, सी ऑप्शन अल्टमान ने, या डी ऑप्शन आपका कोसेल। तो आपका जो सी ऑप्शन है अल्टमान ने जो है आपका, इन्होंने जो है जो जेनेटिक मटेरियल यानी जो डीएनए था उसको न्यूक्लिक एसिड का टर्म दिया, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड टर्म किसके द्वारा दिया गया, अल्टमान के द्वारा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 20, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस आर इन्वॉल्व इन द असेंबली ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। जो डीएनए मॉलिक्यूल है इसके सिंथेसिस में, ठीक है, कितने नाइट्रोजन बेस इन्वॉल्व होते हैं। तो इसको पहले ही हम बता चुके हैं कि एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और जो साइटोसिन, ये चार प्रकार के हैं। कितने हैं, चार हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। तो 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं या 3 हैं। तो आपका जो ऑप्शन आपका जो बी वाला है करेक्ट है, 4 इनकी संख्या है। कितनी है, डीएनए के पूछ रहे हैं, अगर हम न्यूक्लिक एसिड के पूछे तो न्यूक्लिक एसिड में 5 हो जाएंगे, ठीक है। तो डीएनए में बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा, 4, ठीक है। एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन, ये 4 होते हैं, ठीक है। अगला है क्वेश्चन 21, विच शुगर डज नॉट पार्टिसिपेट इन द सिंथेसिस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। इनमें से कौन सी शुगर है जो डीएनए मॉलिक्यूल के संश्लेषण में, डीएनए अणु के संश्लेषण में सहयोग नहीं करती है, पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो पहला है राइबोज नहीं इसमें पार्टिसिपेट करती, बी ऑप्शन आपका माल्टोज शुगर है, सी ऑप्शन आपका ग्लूकोज शुगर है, ऑल ऑफ दीज। तो ना तो राइबोज है और ना ही माल्टोज है और ना ही ग्लूकोज है, ठीक है, इसमें से कोई नहीं है। तो आपका ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डीएनए मॉलिक्यूल के संश्लेषण में डीऑक्सीराइबोज शुगर पार्टिसिपेट करती है, तो वो यहाँ पर है नहीं। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज, इनमें से, एक मिनट, हाँ सही है, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, इसमें से कोई पार्टिसिपेट नहीं करती, ठीक है। क्योंकि पूछा गया है कौन सी पार्टिसिपेट नहीं करती, ठीक है, तो इसमें कोई नहीं करती, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। इनमें से कोई भी शुगर जो है डीएनए के संश्लेषण में सहयोग नहीं करती है, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 22, विच नाइट्रोजनियस बेस इज प्रेजेंट इन आरएनए मॉलिक्यूल बट नॉट इन डीएनए मॉलिक्यूल। कौन सा है जो डीएनए मॉलिक्यूल में प्रेजेंट नहीं होता बल्कि आरएनए मॉलिक्यूल में होता है। तो आरएनए में पाया जाए और डीएनए में ना पाया जाए, तो एकदम जस्ट आपको पता होना चाहिए तुरंत, ज़्यादा ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन आपका यूरेसिल, ये करेक्ट ऑप्शन है। यूरेसिल और थाइमिन, इन्हीं में जो है आपका ऑप्शन होता है, ठीक है। तो थाइमिन पाया जाता है डीएनए में और यूरेसिल पाया जाता है किसमें, आरएनए में, ठीक है, समझ रहे हैं ना। जो यूरेसिल होता है, यूरेसिल आपका आरएनए में पाया जाता है और जो थाइमिन होता है आपका डीएनए में पाया जाता है। थाइमिन आरएनए में नहीं पाया जाता है और यूरेसिल डीएनए में नहीं पाया जाता है, ठीक है। 3 इसमें कॉमन होते हैं, कौन कौन से कॉमन होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन और आपका साइटोसिन, ठीक है। एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन ये तो दोनों में कॉमन होते हैं, डीएनए में भी पाए जाते हैं और आरएनए में भी पाए जाते हैं। अगला है आपका जो थाइमिन जो है आपका ये डीएनए में होता है और यूरेसिल होता है इसमें आपका आरएनए में, ठीक है। तो इन्हीं दोनों में जो है आपका डिफरेंस होता है, ठीक है। थाइमिन डीएनए में होता है और आरएनए में यूरेसिल। तो आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यूरेसिल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 23, द अमाउंट ऑफ विच सबस्टांस इन गैमेट सेल इज हाफ दैट ऑफ सोमैटिक सेल्स, ठीक है। किस पदार्थ की मात्रा जो है आपका जो गैमेट सेल होते हैं उसमें आधी पाई जाती है, किसकी तुलना में, सोमैटिक सेल्स के, ठीक है। यानी सोमैटिक सेल्स में उसकी मात्रा डबल हो और गैमेट सेल में उसकी मात्रा हाफ हो, तो वो कौन सा पदार्थ है जो हाफ पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। जो अनुवांशिक पदार्थ है यानी जो डीएनए है, उस समय तो डीएनए के रूप में नहीं होता है, उस समय ये क्रोमोसोम गुणसूत्र के रूप में होता है, ठीक है। तो इसकी संख्या हाफ हो जाती है, ठीक है।
गुणसूत्रों की संख्या हाफ हो जाती है। और गुणसूत्र किससे मिलकर बने होते हैं? गुणसूत्र डीएनए से ही मिलकर बने होते हैं। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 24, विच मॉलिक्यूल आर कनेक्टेड बाई फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, कौन से मॉलिक्यूल यानी कौन से अणु जो है फास्फोडाइस्टर बंध द्वारा जुड़े होते हैं? तो फ्रेंड्स हमने ऊपर ही बताया था कि तीन प्रकार के जो है मॉलिक्यूल होते हैं, 3 प्रकार के अणु। बीच में आपका पेंटोज शुगर होती है, पेंटोज शुगर बीच में, एक फिगर अभी नीचे बताया जाएगा उसको समझ में आएगा आपको। पेंटोज शुगर बीच में, इधर जो है आपका नाइट्रोजन बेस और इस साइड में आपका फास्फेट। ठीक है, तो फास्फेट जो होते हैं यानी फास्फोरस जो होता है आपका फास्फेट और पेंटोज शुगर, इनके बीच में आपका फास्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। तो देखिए ऑप्शन कहाँ है? पहला है ऑप्शन आपका नाइट्रोजनस एल्कोलाइड्स टू शुगर मॉलिक्यूल, करेक्ट ऑप्शन नहीं है आपका, गलत है। दूसरा है आपका फास्फेट मॉलिक्यूल टू शुगर मॉलिक्यूल, करेक्ट ऑप्शन है आपका। तीसरा है आपका फास्फेट मॉलिक्यूल नाइट्रोजन एल्कोलाइड्स, ये भी आपका गलत है, नॉन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये आपका जो दूसरा ऑप्शन है आपका फास्फेट यानी आपका जो फास्फोरस है वो पेंटोज शुगर से जुड़ा होता है। ठीक है, वो शुगर मॉलिक्यूल से जुड़ा होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन यानी जो दूसरा वाला ऑप्शन है ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 25, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स आर पॉलीमराइज्ड इन विच डायरेक्शन। ठीक है, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं किस दिशा में जो है आपका संश्लेषित होती हैं? ठीक है, इनका संश्लेषण की दिशा क्या होती है? 5' to 3', 5' to 3' या 3' to 5' इन बोथ डायरेक्शन, नॉट इन एनी ऑफ द डायरेक्शन। ठीक है, तो क्या पूछ रहे हैं कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स का जो पॉलीमराइजेशन होता है किस दिशा में होता है? तो फ्रेंड्स दोनों डायरेक्शन में होता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये बोथ डायरेक्शन में होते हैं, बाई डायरेक्शनल संश्लेषण होता है। ठीक है, डीएनए का जब संश्लेषण होता है तो ये बाई डायरेक्शनल सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो आपका जो सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 5' से 3' की तरफ भी और 3' से 5' की तरफ भी, दोनों दिशा में इनका संश्लेषण होता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इन बोथ डायरेक्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 22, साइंटिस्ट डिस्कवरिंग द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। जो वास्तविक जो संरचना थी डीएनए मॉलिक्यूल की उसको किसने डिस्कवर किया था? तो सभी को पता है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये फैक्ट। ठीक है, फ्रैंकलिन ने किया था, वाटसन एंड क्रिक ने किया था, एवरी एंड चेस ने किया था, या विल्किंस एंड क्रिक ने। तो जो आपका जो दूसरा ऑप्शन है आपका वाटसन एंड क्रिक, ये आपका सही है। 1953 में वाटसन एंड क्रिक ने जो है एक्सरे डाइफ्रैक्शन के द्वारा, एक्सरे विवर्तन द्वारा जो है डीएनए का जो मॉलिक्यूल होता है इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर को जो है डिज़ाइन किया था वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में। बी ऑप्शन आपका दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 27, द डबल हेलिक्स ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल द थिकनेस इज। जो डीएनए का जो डबल मॉलिक्यूल होता है उसकी थिकनेस क्या होती है? तो आपके ऑप्शन है 3.4 nm, बी ऑप्शन आपका 2 nm, 0.34 nm या 11 nm। तो डीएनए मॉलिक्यूल की थिकनेस होती है 2 nm। ठीक है, इसको हमने बताया है पहले ही, 2 nm डीएनए मॉलिक्यूल की होती है और 1400 nm किसकी होती है? 1400 होती है आपके क्रोमोसोम की गुणसूत्र की। ठीक है, अब जो डीएनए से जो आपका जो क्रोमोसोम बनते हैं तो ये आपका 3 स्टेप जो है प्रोसेस होता है। ठीक है, सुपर कॉइलिंग होती है तो उसमें कई सारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं, तो उसको भी बताते हैं बाद में। एडेनिन बेस इज अटैच्ड, अगला क्वेश्चन है, एडेनिन बेस इज अटैच्ड टू द डबल हेलिक्स ऑफ ए डीएनए मॉलिक्यूल, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन साइटोसिन एंड ग्वानिन आर रिस्पेक्टिवली। क्या कह रहे हैं? एडेनिन बेस इज अटैच्ड टू द डबल हेलिक्स ऑफ ए डीएनए मॉलिक्यूल, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन साइटोसिन एंड ग्वानिन आर रिस्पेक्टिवली। थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है। ठीक है, क्या कह रहा है? एडेनिन बेस अटैच्ड किसके साथ अटैच है? डबल हेलिक्स के साथ में। ठीक है, ऑफ ए डीएनए मॉलिक्यूल, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन साइटोसिन एंड ग्वानिन। साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में क्या होगा? साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में तो 3 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? साइटोसिन ग्वानिन के बीच में 3 होते हैं, और एडेनिन के साथ में जो है एडेनिन थाइमिन के साथ में, ठीक है, कि 2 होते हैं। ठीक है, तो 2 और 3। ठीक है, ये पूछ रहा है, हमको लगता है थाइमिन था, उसमें मिसप्रिंटिंग हो गई है। ठीक है, 2 और 3। ठीक है, एडेनिन थाइमिन के बीच में 2 और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 3, तो 2 और 3 ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स शायद क्वेश्चन इस तरीके से था कि एडेनिन के साथ में कोई मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है। ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ में। ठीक है, और साइटोसिन और जो ग्वानिन जो है आपके किस हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें एडेनिन जो होता है आपका थाइमिन के साथ हमेशा जुड़ता है, और साइटोसिन जो जुड़ता है हमेशा ग्वानिन के साथ जुड़ता है। इन दोनों के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, इनके बीच में ट्रिपल होते हैं। तो आपका ऑप्शन आपका सी वाला सही हो जाएगा, 2 और 3। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं? पूछ रहा है कि यानी एडेनिन और थाइमिन के बीच में
कौन से हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, मीन्स आपका हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा होता है, सिंगल के डबल क्या होता है, ट्रिपल जो भी हो, और साइटोसिन और ग्वानिन के बारे में पूछ रहा है। तो दोनों को क्रमशः पूछ रहा था। तो एडेनिन थायमिन के बीच में डबल और साइटोसिन ग्वानिन के बीच में ट्रिपल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 29, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन आर देयर इन क्रोमेटिन। क्रोमेटिन में कितने प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। तो क्रोमेटिन में होते हैं आपके 5 प्रकार के, ठीक है। क्रोमेटिन में 5 प्रकार होते हैं। कौन से हैं आपका, H2A, H2B, H3, H4 और आपके H1, ठीक है। ये कितने हुए, 5 हुए, ठीक है। 5 प्रकार के प्रोटीन आपके क्रोमेटिन में पाए जाते हैं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर आपका सी है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका 5 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 30 यानी 30 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम। बेसिक यूनिट क्या होती है किसकी, बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम। जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्रों की आधारीय संरचना क्या होती है। तो आपके ऑप्शंस हैं आपका डीएनए मॉलिक्यूल, बी ऑप्शन आपका हिस्टोन प्रोटीन, सी ऑप्शन आपका न्यूक्लियोसोम या डी ऑप्शन आपका सोलिनॉइड, ठीक है। तो जो न्यूक्लियोसोम होते हैं ये आपका न्यूक्लियोसोम आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। जब डीएनए से जब क्रोमोसोम की तरफ संश्लेषण की प्रक्रिया जो स्टार्ट होती है तो फर्स्ट जो आपका जो बेसिक जो स्ट्रक्चर होती है उसे न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ये जो आपका 11 nm का, ठीक है, 11 nm का यानी 11 nm इसकी जो है डायमीटर होती है। डीएनए कितना होता है 2 nm का, तो 2 nm से 11 nm की जो संरचना बनती है, ठीक है। इसका संश्लेषण इतना होता है कि 11 nm की एक संरचना के रूप में सिंथेसाइज हो जाती है। तो इस 11 nm मोटी थिकेंड वाली जो है संरचना होती है इसे न्यूक्लियोसोम कहते हैं, ठीक है। इसे न्यूक्लियोसोम कहते हैं। तो आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नीचे 2 फिगर्स को इंक्लूड किया गया है, डीएनए से ही रिलेटेड है, आइए उसको समझ लेते हैं। तो ये जो फिगर देख रहे हैं ये डीएनए का है, ठीक है। तो डीएनए के बारे में कुछ बेसिक जानकारी को रिप्रेजेंट करता है। वैसे सबको पता है कि डीएनए जो आपका डबल हेलिकल होता है, यानी दोहरी झिल्ली होती है, ठीक है। 2 कलाओं से मिलकर बना होता है। हेलिकॉइड होता है या स्पायरल फॉर्म में होता है, ठीक है। इस तरीके से हेलिकॉइड या स्पायरल फॉर्म में होता है। हाँ, इसमें देखिए, इसमें जो एक टर्न होता है, ठीक है, एक इसमें जो टर्न होती है उसकी जो मेजरमेंट होती है, यानी जैसे एडेनिन से थायमिन जुड़ा हुआ है, ठीक है। और अब टर्न को कैसे पहचानते हैं कि एक टर्न हो गया, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें 2 प्रकार की ग्रूव हैं, एक गहरी खांच है, एक छोटी खांच है, ठीक है। तो मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव यहाँ पर दिया गया है। ये मेजर ग्रूव है और ये माइनर ग्रूव है, यानी खांच जो दी गई है इसमें जहाँ कम गहराई है उसे कहते हैं माइनर ग्रूव, जहाँ पर अधिक गहराई है उसे कहते हैं मेजर ग्रूव। तो माइनर ग्रूव और मेजर ग्रूव, ठीक है, ये सिक्वेंसली है, ठीक है, एक के बाद एक है, अल्टरनेट क्रम में है, ठीक है। तो एक माइनर से दूसरी माइनर या एक मेजर से दूसरे मेजर के बीच की जो दूरी होती है उसे एक टर्न कहते हैं। वो एक घुमाव होता है, एक टर्न कहलाता है, ठीक है। तो एक टर्न के बीच में जो है आपका इनकी जो दूरी होती है एक टर्न में वो होती है आपका 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। क्या होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। वो होती है 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और अगर इसको मेज़र किया जाए किसमें, अगर इसको मेज़र किया जाए हाँ, अगर इसमें 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में दूरी देखी जाए, ठीक है, ये 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में, तो 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की जो दूरी होती है वो होती है आपके जो है 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में क्या होगी, वो होगी आपका 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। वो क्या होगी 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। वो होगी 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम। और जो अब चूंकि इसमें 10 होते हैं, ठीक है, एक जो टर्न होता है इसमें 10 पेयर पाए जाते हैं न्यूक्लियोटाइड के, ठीक है। एक जो टर्न होगा, नहीं समझ पा रहे हैं, एक जो घुमाव होता है, ठीक है, मेजर से मेजर या मेजर से माइनर, मेजर से मेजर या माइनर से माइनर का जो एक जो टर्न होता है, मेजर टू मेजर या माइनर टू माइनर, एक जो घुमाव होता है, एक जो टर्न होता है, इसमें 10 पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं। इसमें क्या होते हैं, इसमें न्यूक्लियोटाइड के 10 जोड़े होते हैं, ठीक है। 10 पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो जब 10 पेयर हैं तो 2 पेयर के बीच में, ठीक है, 2 पेयर के बीच में कितनी डिस्टेंस होती है, तो 2 पेयर के बीच में होती है आपका 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। कितनी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। और 10 पेयर्स की कितनी होगी, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा आपका 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो एक जो घुमाव है, एक जो टर्न है, ठीक है। अब टर्न को कैसे मेजर करते हैं, हमने बताया कि माइनर टू माइनर या मेजर टू मेजर जो डिस्टेंस होता है वो एक टर्न कहलाता है, ठीक है। छोटी खांच से छोटी खांच तक या बड़ी खांच से बड़ी खांच के बीच की जो दूरी होती है उसे, ठीक है, सीक्वेंसली, ऐसा नहीं कि हाँ यहाँ पर एक मेजर खांच, कहीं मेजर ग्रूव यहाँ पर कोई है, एक मेजर ग्रूव कहीं यहाँ पर है, बीच में कहीं और हैं, तो उसको ऐसे नहीं मेजर करेंगे। सीक्वेंसली एक मेजर ग्रूव, फिर उसके बाद माइनर आएगी, फिर मेजर आएगी, इस तरीके से। तो मेजर टू मेजर, ठीक है, उसे कहते हैं एक टर्न बोलते हैं, ठीक है, एक घुमाव होता है। तो इनके बीच में जो है आपका 10 पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है, 10 पेयर होते हैं। और 2 के बीच के, तो 10 पेयर की दूरी होती है आपका 34 एंगस्ट्रॉम।
तो दो के बीच में होगा आपका 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। और हमने बता दिया कि इसमें 2 खाँचे हैं, ठीक है। तो जो ग्रूव की जो मेजरमेंट है, जो गहरी वाली है, ठीक है, जो गहरी वाली है वो है आपका 1.2 जो है आपका 1.2 NM, ठीक है, NM में कहेंगे, या इसको हम एंगस्ट्रॉम लिखें तो ये 12 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। कितनी होगी? 12 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। जो गहरी वाली खाँच है, गहरी खाँच कहाँ पे दिखाई गई है? ये आपका मेजर ग्रूव, ठीक है, ये है मेजर ग्रूव, ठीक है, ये गहरी खाँच, ठीक है। तो गहरी खाँच की जो इसकी जो मेजरमेंट है वो है 12 एंगस्ट्रॉम या 1.2 NM, ठीक है। और जो छोटी वाली खाँच है, जो माइनर वाली है, ये इसकी जो मेजरमेंट होती है, तो गहरी वाली की कितनी हुई? 1.2 NM, ठीक है, NM में ही मान के चलो, ठीक है। और जो कम गहराई वाली है उसे 0.6 NM, ठीक है, वो क्या है? 0.6 NM। तो इनको जब ऐड करें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.8। लेकिन जो DNA का मॉलिक्यूल होता है वो 2 NM का होता है। अब 2 NM कहा जाए और एंगस्ट्रॉम की बात करेंगे तो हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। दोनों यूनिट्स इस तरीके से अगर इनको कन्वर्जन करेंगे, उनमें एक दूसरे में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू इतनी ही आएगी, ठीक है। NM में बात करेंगे तो 2 NM होगा, और एंगस्ट्रॉम में बात करेंगे तो 20 एंगस्ट्रॉम इसकी विड्थ है, ठीक है। ये चौड़ाई, जो इसकी चौड़ाई है वो होती है आपका 20 एंगस्ट्रॉम या 2 NM, ठीक है। तो ये हो गहरी वाली खाँच की जो है आपका मेजरमेंट आपका 1.2। हाँ, आपका जो ये वाली माइनर वाली ग्रू है उसका 0.6, ठीक है, तो 1.8 हो गया। तो हमने बताया कि इसमें 2 प्रकार की ग्रू हैं। कौन कौन से 2 ग्रू हैं? एक मेजर ग्रू है और एक माइनर ग्रू है, ठीक है। मेजर ग्रू की मेजरमेंट हमने बताया 1.2 NM, ठीक है, 1.2 NM, और जो माइनर वाली 0.6 NM, ठीक है। लेकिन टोटल जो इसकी जो विड्थ होती है, जो चौड़ाई होती है, कितनी होती है? वो होती है 2 NM, ठीक है। अभी तो ये 1.8 ही हुआ, ठीक है। तो 0.2 है, 0.2 NM, ये किसकी है? ये किसकी मेजरमेंट है? 0.2 NM। ये जो धागा आप देख रहे हैं ना, ठीक है, ये जो धागा देख रहे हैं आपका, इसको शुगर और फास्फेट बैकबोन कहते हैं। इसकी मेजरमेंट होती है आपका 0.2 NM, ठीक है। तो इसको अगर ऐड कर दें तो अब ये हो जाएगा आपका 2 NM, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 2 NM, ठीक है। ये हो जाएगा 2 NM, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं? 2 NM ये टोटल इसकी विड्थ हो गई, चौड़ाई हो गई, ठीक है। और देखिए इसके मॉलिक्यूल को देखिए, तो मॉलिक्यूल को आप देखेंगे तो एक तरफ जो है आपका 5 प्राइम होगा, ठीक है, तो दूसरी तरफ 3 प्राइम होगा, ठीक है। और इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये 5 प्राइम है तो इधर जो है आपका 3 प्राइम एंड होगा, ठीक है। ये इधर 3 प्राइम है तो इधर 5 प्राइम एंड होगा। अर्थात दो जो न्यूक्लियोटाइड जो चेन होती हैं, एक ये न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, दोनों चेन हैं आपस में जुड़ी होती हैं। इनके बीच में नाइट्रोजन बेसेस हैं, ठीक है। ये नाइट्रोजन बेस देखिए, गुआनिन से साइटोसिन जुड़ा हुआ है, थाइमिन से आपका एडेनिन, एडेनिन थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन। तो इस तरीके से एडेनिन और जो थाइमिन होते हैं ये आपका डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, और जो साइटोसिन के साथ में जो गुआनिन जुड़ा होता है ये आपका ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से नाइट्रोजन बेस जुड़े हुए हैं। और इसमें ये जो आपको दिख रही जो स्ट्रक्चर दिख रही ये शुगर और फास्फेट की बनी होती है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है शुगर फास्फेट बैकबोन, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड में अब एक न्यूक्लियोटाइड को कैसे पहचानेंगे, ठीक है। एक न्यूक्लियोटाइड जैसे यहाँ पर हम इसको देखें, ये, ठीक है, ये तो 1 पेयर है, ठीक है, ये है 1 पेयर। अब इसको बीच से अगर ब्रेक कर दें, ठीक है, एडेनिन वाला भाग इधर निकाल दें और थाइमिन वाला इधर निकाल दें, ठीक है। ये एडेनिन हो गया और ये एडेनिन जुड़ा हुआ है इस पट्टी के साथ में, ठीक है। तो ये पट्टी आपका शुगर और फास्फेट है, इसके साथ में ये आपका नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो नाइट्रोजन बेस हो गया, ठीक है, और इसके साथ में शुगर और फास्फेट ये हो गई, तीनों मिलकर के एक न्यूक्लियोटाइड बनाए, ठीक है। तो एक न्यूक्लियोटाइड संरचना ये है। गुआनिन को देखें, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इसको अगर ब्रेक कर दें, यहाँ पर चूँकि सब पेयरिंग में है, ठीक है, जोड़े में है, ठीक है, यहाँ से ब्रेक कर दें तो एक न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखेंगे तो आपको जो DNA का जो मॉलिक्यूल है, DNA के मॉलिक्यूल में इस तरीके से आपको पेयरिंग देखने को मिलेगी, एडेनिन थाइमिन के साथ और साइटोसिन गुआनिन के साथ पेयर्ड होते हैं डबल और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, ठीक है। 2 प्रकार की ग्रू होती हैं इसमें, आपका मेजर और माइनर ग्रू, ठीक है। मेजर ग्रू की मेजरमेंट होती है आपका 1.2 NM, और जो माइनर होती है अगर एंगस्ट्रॉम में कहेंगे तो 12 और 6 हो जाएगा, ठीक है। और ये फिर आपका हो जाएगा आपका 2 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। ये जो पट्टी है, ठीक है, जो पट्टी आपका जो शुगर और फास्फेट होती है, ठीक है, ये, ठीक है। तो लगभग काफ़ी चीज़ें इसमें कवर्ड हो गई, ठीक है। 2 एंड होते हैं इनके, 5 प्राइम और 3 प्राइम, ठीक है। तो 2 प्रकार की जो चेन होती हैं, ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है एक दूसरे में पेयर्ड होती हैं, ठीक है, जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है, एंटी पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, ठीक है, प्रति समानांतर होती हैं। और इसमें आपके ये नाइट्रोजन बेस एडेनिन के साथ थाइमिन और साइटोसिन के साथ गुआनिन इस तरीके से अटैच होते हैं, जुड़े होते हैं। एक फिगर और इसमें इंक्लूड किया गया है, ये इस फिगर में एक न्यूक्लियोटाइड की संरचना को दिखाया गया है। इसमें क्या दिखाया गया है? एक न्यूक्लियोटाइड की संरचना को, ठीक है। तो इसमें आप देखिए, यहाँ पर ये थाइमिन दिखाया गया है, एक प्रकार का न्यूक्लियोटाइड है, ये आपकी शुगर है और ये फास्फेट है, ठीक है। इन तीनों के मिलने से जो है आपका एक न्यूक्लियोटाइड की संरचना प्राप्त होती है, ठीक है। इन तीनों के मिलने से क्या बनता है? एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो लेक्चर में हमने जो है इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस को कवर किया, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं।
इनको आप 2 से 3 बार रिवाइज करिएगा, सारे क्वेश्चंस आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। और लास्ट में हमने जो 2 फिगर्स, 2 जो डायग्राम्स को हमने जो समझाया है, इसको भी ध्यान से आप देखिएगा, सारी चीज़ें आपको कन्फर्म हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, एक नए वीडियो के साथ जल्द आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।